हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे एथिक्स के टॉपिक में एक टेम्पलेट को सीखेंगे और उस टेम्पलेट के थ्रू आप देखोगे कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। हम बेसिकली करेंगे क्या, जो एक क्लासरूम में ट्रेडिशनल अप्रोच होता है उससे थोड़ा सा क्या करेंगे, डेविएट करेंगे। ठीक है, और इस टेम्पलेट के थ्रू पॉइंट्स के जनरेशन को सीखेंगे। तो इसमें हम करेंगे क्या, एक टेम्पलेट का यूज़ करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स में उस टेम्पलेट को यूज़ करके पॉइंट्स को जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने देखो ये कुछ PYQs हैं जो यूपी PCS और UPSC में आए हुए हैं, उनको लगाया है। जैसे एम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन, ये अगर हम देखें तो हर कोई इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख तो सकता है, लेकिन एक बेटर आंसर लिखने के लिए और एक अप्रोच्ड वे में, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आंसर लिखने के लिए आपके पास में यदि एक टेम्पलेट होगा तब पॉइंट जनरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ में हमें कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ एग्जाम्पल्स को याद करना होगा, जिनको हम क्या करेंगे, इनमें स्प्रिंकल करते चले जाएंगे इस तरीके के अलग अलग टॉपिक्स में। और आपका ये जो टॉपिक हैं इतने सारे, देखो पहला टॉपिक है एम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन, पहला कंपैशन इन सिविल सर्विसेज, दूसरा इम्पार्शियलिटी इन वीकर सेक्शन, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, चौथा ये पांचवा, और रोल ऑफ एम्पैथी इन शेपिंग द सिविल सर्वेंट्स एटीट्यूड ये छठा। अगर हम देखें फिफ्थ में भी तो स्पिरिट ऑफ सर्विस, करेज, डेडिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन सारे के सारे टॉपिक्स में हम सिर्फ एक टेम्पलेट को लगाएंगे जिसका नाम है सी फ्रेंड्स, और इस टेम्पलेट के थ्रू हम पॉइंट्स को जनरेट करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रेन स्टॉर्म करना होता है कि वीकर सेक्शंस कौन कौन हो सकते हैं। तो उसके थ्रू जब हम टेम्पलेट को यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीकर सेक्शन में हम किसकी बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं पुअर की। ठीक है, तो जो गरीब वर्ग है वो अपने आप में एक वीकर सेक्शन यानी कमज़ोर वर्ग है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं वुमेन की। ठीक है, तो वीमेन, पुअर। इसके अलावा हम किन की बात कर सकते हैं, वे लोग जो क्या हैं, बीमार हैं। ठीक है, तो अनहेल्दी लोग जो हैं वो भी एक वीकर सेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ में ही भारत की जब हम बात करते हैं तब उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कास्ट बेस्ड डिविजन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे SCs, STs, OBCs आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में जो ओल्ड एज पीपल हैं वो भी आ जाएंगे, एज वेल एज चिल्ड्रन। ठीक है, इसके साथ में ही एक और वीकर सेक्शन हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं, वो हैं LGBTQ। तो हम करेंगे क्या, जब हम बात करते हैं कि एम्पैथी कैसे एक रोल प्ले करेगी किसमें, वीकर सेक्शंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो हमारे पास में पहले ही क्या है, एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि भाई वीकर सेक्शंस तो ये सारे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेम्पलेट है सी फ्रेंड्स उसको समझना है और उस टेम्पलेट में इन्हीं वीकर सेक्शंस को क्या करना है, स्प्रिंकल करना है। इसके साथ में कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके एग्जाम्पल्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें टेम्पलेट सी फ्रेंड्स है क्या, तो इसमें सबसे पहले सी की बात होती है क्राउड मैनेजमेंट से। तो अगर हम देखें, अगर किसी व्यक्ति में एम्पैथी होगी या फिर किसी व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो वो क्या करेगा, वो इमोशनली इंटेलिजेंट यदि होगा तो वो क्या कर पाएगा, वो क्राउड को बेटर तरीके से मैनेज कर लेगा। उसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि IAS चेतन राठौड़ जी हैं, इन्होंने क्या किया था, जब क्राउड बहुत ज़्यादा बेकाबू होने लग गया था तब उस टाइम पे नेशनल एंथम को प्ले कर दिया। ठीक है, अब नेशनल एंथम को यदि आप प्ले कर देते हो तो हमें मालूम है कि हमारे देश के मोस्ट ऑफ द पीपल आर पैट्रियोटिक। तो वो लोग क्या हो गए, वो लोग वहीं पे खड़े हो गए सीधे, और उन्होंने क्या कर दिया, जो भाग रहे थे भागना बंद कर दिया। तो इस तरीके से उनमें जो एम्पैथी थी उसको उन्होंने एक डी एस्केलेशन टूल के तौर पे यूज़ किया। उन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ हम एम्पैथी की जगह इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट EQ भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने अपनी EQ को या EI को यूज़ किया या एम्पैथी को यूज़ किया एक डी एस्केलेशन टूल के तौर पर और क्राउड को मैनेज कर लिया। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको क्या करना होता है, क्राउड मैनेजमेंट करना होता है। तो एम्पैथी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन, उसमें हम क्राउड मैनेजमेंट एक पॉइंट डाल सकते हैं। कंपैशन ऑफ सिविल सर्विसेज, उनमें जो करुणा होनी चाहिए या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें भी हम क्राउड मैनेजमेंट एक पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें डायरेक्टली ये पॉइंट बैठेगा। तो ये आपका पहला पॉइंट जो है वो हो गया सी फ्रेंड से। सी से हमने क्राउड मैनेजमेंट सीख लिया। अब हम बात करेंगे F की। तो F से हम देखेंगे कि दो जो पॉइंट्स हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। एक तो है फीडबैक
और एक होगा फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी। तो ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो भी एक क्या होगा, एक एलिमेंट होगा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर हम देखें, अगर आपका एम्पैथेटिक बिहेवियर होगा तो वो एक सेफ स्पेस क्रिएट करेगा सिटीजन्स के लिए कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को क्या करें, शेयर करें। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जन सूचना पोर्टल का जो राजस्थान में है, जहाँ पे जाके लोग क्या कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं रिगार्डिंग दी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाउ दे आर वर्किंग, उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के साथ में हम इसमें और क्या कह सकते हैं, ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो बेसिकली एक टूल बन सकता है आगे चल के ग्रीवांस रिड्रेसल का भी। ठीक है, तो अगर आप में एम्पैथी होगी ब्यूरोक्रेट में तो ग्रीवांस रिड्रेसल भी बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इसको हम ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पे भी लिख सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चल के क्या कह सकते हैं, सिटीजन चार्टर का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में ही हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ही सेवोत्तम का भी कहीं पे चाहें तो क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। क्योंकि यदि इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तभी तो सेवोत्तम मॉडल आएगा, तभी तो सिटीजन चार्टर आएगा। ठीक है, तो ऑनेस्ट फीडबैक से हमने दूसरा जो पॉइंट है अपना देख लिया। तो हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, जनरेट कर लिया हमने। कितने सारे टॉपिक्स के लिए, स्पिरिट ऑफ सर्विस के लिए भी, क्योंकि सेवा भावना कैसे होगी, जब आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस में भी हम कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट, ऑनेस्ट फीडबैक को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। ठीक है, या फिर ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं इनको हम कहीं ना कहीं उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा भी एफ से शुरू होता है, वो होता है फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। अब हमें पता है कि इंक्लूसिविटी की जब बात होगी तो कौन कौन आ सकता है, तो उसमें हम बात कर सकते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की। जैसे कि एक डीएम थे कंवल तनुज, उन्होंने मिड डे मील जो है लिया फ्रॉम दी दलित विडो। तो आप देखो इसमें एक तो वल्नरेबल कैसे, विमेन, उसमें भी जो विधवा वुमेन है वो ज़्यादा वल्नरेबल होगी। एंड उसके ऊपर अगर हम देखें तो शी वॉज ऑल्सो दलित, या फिर हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। तो कितनी ज़्यादा वो वल्नरेबल थी, और उनके हाथ से यदि कोई मिड डे मील लेता है तो वो क्या कर रहा है, जो कास्ट बैरियर्स हैं या फिर जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं रिगार्डिंग द कास्ट, उसको ब्रेक कर रहा है, और इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता को प्रमोट कर रहा है। इसके साथ में हम बात कर सकते हैं किसकी, संदीप नंदूरी जी की, जिन्होंने लॉन्च किया था कैफ़े रन एक्सक्लूसिवली बाई डिफरेंटली एबल्ड। ठीक है, तो एम्पैथी जो है वो डेवलप करती है इंक्लूसिव माइंडसेट को, व्यूइंग डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आई होप आपको 3 पॉइंट जो है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर हम बात करेंगे यदि एम्पैथी है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो क्या होगा, रिसेप्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि यू वुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, और आप चीज़ों को क्या करोगे, रिसीव भी करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो हो सिर्फ ये ना हो कि बोलते बोलते हो, आपको एक गुड लिसनर भी होना चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे, कोई व्यक्ति दूसरा आएगा और आपके सामने अपने इश्यूज़ को रखेगा, देन यू विल फुली इंगेज एंड पे अटेंशन। आपका एटीट्यूड होगा लिसन करने का बिफोर जजिंग। तो ये बेसिकली एक बॉटम अप अप्रोच हो सकता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल अगर देखें इमोशनल इंटेलिजेंस का इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका स्पेसिफिकली जो एग्जाम्पल होगा वो होगा TSR सुब्रमण्यम जी, जो एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफिसर थे, और ये अपने पीयर्स के साथ में, यानी कि जो उनके कलीग्स थे उनके साथ में एक पॉजिटिव रिलेशन रखते थे। हमें पता है कि अगर एक ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है अमंग द पीयर्स, तो प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट्स को देख लिया है। ठीक है, तो हमने CFR पे हम पहुँच गए हैं। एक R और आता है, उसको हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग बायस। तो बायस को रिड्यूस करना है, तो बायस का मतलब क्या होता है कि आपके मन में पहले से ही किसी के प्रति क्या है, एक प्री कंसीव्ड नोशन है। ठीक है, आप किसी के प्रति एक पक्षपात का भाव रखते हो, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने में भी एम्पैथी आपकी मदद करेगी, या इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगी। कैसे, कंपैशन डेवलप होगा आप में, आप कंपैशनेट बनोगे, है ना। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होगा फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे कि LGBTQ। हमें देखने को मिलता है कि ये जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। ठीक है, तो यदि आप में क्या होगा, एम्पैथी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तब आप में कंपैशन अपने आप ही डेवलप हो जाएगा, एंड यू वुड शो इंक्लूसिविटी टुवर्ड्स दीज कम्युनिटीज़। ठीक है, मेंटल इलनेस जो है वो भी एक बड़ा इशू है भारत में,
कि लोग जो हैं अगर किसी को डिप्रेशन की समस्या है तो उसको कई बार पागल ही समझ लेते हैं, और इस वजह से लोग जो हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको बताने से भी घबराते हैं। ठीक है, तो अगर बायस कम होगा, वो कैसे होगा? जब आप में एम्पैथी डेवलप होगी तब आप क्या कर पाओगे, मेंटल इलनेस जैसे जो इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक से टैकल कर पाओगे। मूव्स अवे फ्रॉम मैकेनिकल रूल्स टुवर्ड्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव थिंकिंग। अब इसमें अगर हम बात करें रिड्यूसिंग बायस में, तो एक एग्जाम्पल हम संयुक्ता पराशर का भी दे सकते हैं, जिन्होंने परसुएशन को चुना ओवर दी कोवर्जन, है ना। परसुएशन भी अलग से टॉपिक होता है, उसके लिए भी हम एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो टेम्पलेट है वो जीएस वाले टेम्पलेट्स को हम लगा सकते हैं, जैसे कि पिट्स चैलेंजेस ऑफ परसुएशन में, या फिर एसटीपी कि कैसे हमें परसुएशन को प्रमोट करना है। ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे शायद, अगर आप यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं तो परसुएशन ओवर कोवर्जन, कोवर्जन का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, और परसुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को समझाना। तो संयुक्ता पराशर जो हैं इनको क्या कहा जाता है, आयरन लेडी ऑफ आसाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंसर्जेंसी को ख़त्म करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। तो इंसर्जेंसी को ख़त्म करने में भी परसुएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोवर्जन के साथ साथ। क्योंकि क्या है, इंसर्जेंसी या नक्सलिज्म जो है दैट इज़ एन आइडियोलॉजी, और एक आइडियोलॉजी को आप सिर्फ वेपन्स के जरिए ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम कहते हैं कि आप, एक होता है हैप्पी ट्रिगर अप्रोच। तो हैप्पी ट्रिगर अप्रोच क्या है कि भाई किसी व्यक्ति ने क्या किया, टेररिस्ट अटैक किया या नक्सली अटैक किया और आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो इससे क्या होता है, दूसरे नक्सली पैदा हो जाएंगे। लेकिन जब हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे या इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे, हम परसुएशन के मॉडल को चुनेंगे ओवर कोवर्जन, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टारगेटेड इंटरवेंशंस की। तो टारगेटेड इंटरवेंशन में नाम आता है पवन काडियान जी का। इन्होंने क्या किया था, वुमेन्स मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे फोकस किया इन कूच बिहार। इसके साथ में हम जिक्र कर सकते हैं अवनीश शरण का, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने बाइक एम्बुलेंस चलाई थी ट्राइबल डोर स्टेप पे। इससे होता क्या है, अब किसी भी व्यक्ति का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। ठीक है, 90% तक वो कम हुआ, और इससे सोशल जस्टिस भी इंश्योर हुआ। फिर हम बात कर सकते हैं इफेक्टिव लीडरशिप का, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हमने कौन कौन से देख लिए हैं। सबसे पहले सी देख लिया, फिर हमने एफ देख लिया, एक और एफ देख लिया, दो हमने आर देख लिया, रिसेप्टिव कम्युनिकेटर एंड रिड्यूसिंग बायस। फिर हम बात करेंगे आई की। तो इंटरवेंशंस कैसे होने चाहिए, टारगेटेड होने चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरवीन करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे ई से, FRIEN होता है, तो ई से हो जाएगा इफेक्टिव लीडरशिप। तो इफेक्टिव लीडरशिप में हम क्या कहेंगे कि IAS राज यादव जी हैं, इन्होंने 5 सिक्किम में गाँव को अडॉप्ट किया और उनको ट्रांसफॉर्म किया। दिव्या राजन, ये भी IAS ऑफिसर हैं, दिव्या देव राजन, इन्होंने गोंडी भाषा सीखी टू कनेक्ट विद द ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन तेलंगाना, रिजॉल्विंग द टेंशंस थ्रू एम्पैथी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, कितने पॉइंट्स आपने जनरेट कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ई से एम्पावरमेंट की, कि हमें वेलफेयर से एम्पावरमेंट की ओर जाना है। इसमें भी हम नाम दे सकते हैं किसी ब्यूरोक्रेट का ही। तो यहाँ पे आई थिंक दिव्या देवराजन की जगह हमें कोई और नाम लिखना चाहिए जिन्होंने वुमेन एसएचजीज, या अगर हम एग्जाम्पल ना भी लिखें तो हम क्या कहेंगे कि वेलफेयर से एम्पावरमेंट कैसे होगा, हम विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे, हम स्किल ट्रेनिंग देंगे उनको। एसटीज़ के लिए अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल चलाए गए हैं, वन धन योजना चलाई गई है, और जो टैग है या मोटिव होता है सरकार का वो होता है नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, या फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी, लास्ट माइल डिलीवरी, ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी, इंश्योरिंग नो बेनिफिशियरीज एक्सक्लूडेड। ये भी बेसिकली फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट में ही आ जाएगा। तो आप देखो कितनी आसानी से हमने 8 पॉइंट्स बना लिए, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको ना आते हों। लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्ज़ाम टाइम पे एकदम से इन सारे पॉइंट्स को सोच पाना मुश्किल है। तो इसीलिए जो हमारा टेम्पलेट है वो है फ्रेंड्स। ठीक है, शुरुआत में सी लगा दिया हमने, सी फ्रेंड्स। अब हम एफ से क्या सोच लेंगे, फोस्टरिंग इंक्लूसिविटी सोच लेंगे, एफ से हम ऑनेस्ट फीडबैक भी सोच लेंगे, आर से हम रिड्यूसिंग बायस या रिसेप्टिव कम्युनिकेशन सोच लेंगे, आई से हम क्या सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है टारगेटेड इंटरवेंशन, ई से इफेक्टिव लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट,
फिर डी से जब हम बात करेंगे तो भाई अगर आप में एम्पैथी होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तब आप में डिसिप्लिन भी होगा, आप डेडलाइन का ख्याल रखोगे। जैसे कि ई श्रीधरन जो हैं उनको मेट्रोमैन कहा जाता है, उन्होंने एक एग्जाम्पलरी सर्विस डिलीवरी शो करी है थ्रू डिसिप्लिन एंड डेडलाइन एडहेरेंस। ठीक है, इसके साथ में ही डी से हम इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का जिक्र कर सकते हैं। तो संयुक्ता पराशर, जिनको हम आयरन लेडी ऑफ आसाम कहते हैं, उन्होंने एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग शो करी है। इसके साथ में ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया है उसमें भी तो सरकार की एक फर्म डिसीजन मेकिंग सामने आती है, या ब्यूरोक्रेट्स की एक फर्म डिसीजन मेकिंग सामने आती है। इसके साथ में जब हम एस की बात करते हैं तब हम सोशल हार्मनी का जिक्र करेंगे। हमें ओपी चौधरी जी हमारे सामने एक उदाहरण है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो माओइस्ट अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे स्कूल्स को खुलवाया, एलिनेशन को कम किया, रिजेंटमेंट को कम किया और एक्सट्रीमिज्म को भी कम किया। ठीक है, तो ये बेसिकली RRE करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डी से ही डिग्निटी इन सर्विस, या फिर एस से कर सकते हैं हम फ्रेंड्स में, एस से सर्विस भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 9th पॉइंट, 10th, 11th, 12th एंड 13th। तो एस से सोशल हार्मनी है, डिग्निटी इन सर्विस है। सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनको यदि आप रेस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे तो उससे क्या होगा, इससे डिग्निटी इन सर्विस आएगी। डेडिकेशन स्पाइरल भी होगा। अब हम एक पॉइंट डेडिकेशन स्पाइरल भी लिख सकते हैं। डेडिकेशन स्पाइरल का मतलब क्या है कि आपने डेडिकेशन को शो किया। ठीक है, उस डेडिकेशन के कारण क्या हुआ, आपका अच्छे से काम हो पाया, इफेक्टिवली वर्क हो पाया, और जब इफेक्टिवली वर्क हो पाया तो आपको क्या मिली, एप्रिसिएशन मिली, और उसके कारण आपने फिर क्या किया, फिर आपने डेडिकेशन से काम किया। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं। और जब इफ डेडिकेशन स्पाइरल होता है तब जो पैरालिसिस ऑफ लॉज है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस होता है कई बार, वो भी रुक जाता है। इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस क्या है, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे, वो घबरा रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे ऊपर ही क्या होगा, इल्ज़ाम आ जाएगा, एक्यूजेशंस आएंगी, गाज गिर जाएगी। तो उस चीज़ को दूर करने में भी हमें क्या मदद करेगा, यदि आप में एम्पैथी है, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, देन यू वुड बी एबल टू डील विद दीज थिंग्स। ठीक है, इसके साथ में ही एक एस और आता है जिसको हम कह सकते हैं स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब स्पिरिट ऑफ सर्विस में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्वरोचिष सोमवंशी जी का, जिन्होंने AC डोनेट कर दिए थे चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को। कौन से AC, जो इनके ऑफिस में लगे हुए थे। ठीक है, इसके साथ में SR शंकरन का उदाहरण हमारे पास में है। इन्होंने बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने क्या कहते हैं, जीवन भर शादी भी नहीं करी थी, विवाह भी नहीं किया था, क्योंकि इनका कहना ये था कि जब मेरे कंट्री फेलोज़ इतनी बुरी कंडीशन में हैं तो मैं अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ। इसके साथ में स्पिरिट ऑफ सर्विस में हमारे पास में आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का भी उदाहरण है, जिन्होंने 100 किलोमीटर की कम्युनिटी रोड बनवाई थी। तो इम्पैथी क्या कर रही है, बेसिकली सेवा भाव को इन्फोर्स कर रही है। तो इस तरीके से स्पिरिट ऑफ सर्विस में भी हमने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है स्पिरिट ऑफ सर्विस के ऊपर, तो उसमें भी हम फ्रेंड्स की मदद से ये जो हमारा टेम्पलेट है पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स तो आप देखो हमने बहुत सारे लिए हैं, तो एक ही क्वेश्चन में ये सारे एग्जाम्पल्स यूज़ नहीं होंगे। हमने अगर इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को प्रिपेयर कर लिया तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम अलग अलग क्वेश्चंस में स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में आप इसको याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या देखा, यहाँ पे फिर से वही चीज़ लिखी हुई है कि 90% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, अवनीश शरण के बाइक एम्बुलेंस इनिशिएटिव के कारण। ठीक है, तो ये जानबूझ के यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा है कि एक अच्छा एग्जाम्पल है ताकि आपको याद रहे। इसके साथ में ही जो 5 गांव अडॉप्ट किए गए थे IAS राज यादव जी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया लोगों के जीवन को थ्रू एम्पैथेटिक लीडरशिप। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो सी फ्रेंड्स जो हैं इस टेम्पलेट के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनको कर पाओगे। इसी में 1-2 पॉइंट्स हम और भी सोच सकते हैं, जैसे कि यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी देन यू वुड बी एबल टू डू व्हाट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोशल कैपिटल भी विकसित होती है। सोशल कैपिटल एक सेपरेट टॉपिक भी होता है, किसका, गवर्नेंस का। ठीक है, उसको हम गवर्नेंस में पढ़ सकते हैं, उसमें भी टेम्पलेट लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें सोशल कैपिटल की, तो EI क्या करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रस्ट बढ़ाएगा, किस में, स्टेट के बीच में और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें तो आपने क्या सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट था थॉमस हॉब्स का,
ठीक है, तो थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन की बात करी थी, उसको भी हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। और जो उसने स्टेट के बारे में बताया था कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है ना, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो भी ठीक से काम कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अगर ठीक से वर्क करना है तो उसके लिए सोशल कैपिटल डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में मालूम होगा, वरना जब हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा क्लास में तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सोशल कैपिटल को विकसित करने में एक बड़ा रोल आर्मस्ट्रॉन्ग पामी ने भी क्या किया है, प्ले किया है। इसके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पैथी से इमोशनल रेजिलियंस आता है, ये भी एक कीवर्ड हो गया आपका, है ना। इमोशनल रेजिलियंस, एक बैलेंस्ड काम एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। जैसे सी वर्मा जो है रिटायर्ड आईएएस हैं, ये योगा और मेडिटेशन क्लासेस अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चलाते हैं। इसके साथ में ही हम बात करें अगर किसकी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो हम उसमें केपीएस गिल का भी नाम लिख सकते हैं। केपीएस गिल आपको शायद मालूम होगा कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था तब उस टाइम पे ये बहुत पॉपुलर हुए थे, और जो खालिस्तान इंसर्जेंसी थी उस खालिस्तान इंसर्जेंसी को ख़त्म करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इसके साथ में ही हम यू सगियम का भी जिक्र कर सकते हैं। ये हालांकि सोशल कैपिटल में एज सच ना आके हम इसको लिख सकते हैं कि भाई अगर किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, किसी में क्या होगी, एम्पैथी होगी, तब वो क्या होगा, वो करप्शन नहीं करेगा, वो क्या होगा, एक ऑनेस्ट ऑफिसर होगा। ठीक है, तो एक ऑनेस्ट ऑफिसर क्या करेगा, सगियम जी जैसा, वो सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेके अपनी खुद की मर्जी से ही अपनी एसेट, अपनी जितनी भी संपत्ति है उसको डिस्क्लोज कर देगा, और वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इंटीग्रिटी और सेल्फ अवेयरनेस को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ये टेम्पलेट है इसको तो सीख लिया है। आई होप आपको ये टेम्पलेट समझ में आया होगा, और बहुत ही आसानी से हम बहुत सारे पॉइंट्स को जनरेट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दीज टॉपिक्स जो मैंने मेंशन किए हैं, किसी और टॉपिक के लिए भी एथिक्स में। अब हम एक कंक्लूजन को देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, जो नोअर और डूअर का स्प्लिट होता है उसको दूर कर देता है। ठीक है, नोअर डूअर स्प्लिट क्या है, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं क्या करना चाहिए, तो हम नोअर तो हैं बट वी आर नॉट डूअर। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। यानी कि बेसिकली हमारी जो कथनी और करनी में जो फ़र्क होता है, ठीक है, यानी कि हमारी जो सेइंग्स हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं और हमारे जो कंडक्ट हैं, उसमें जो स्प्लिट है उसको रिड्यूस करने का काम इमोशनल इंटेलिजेंस कर सकती है, और इससे एथिकल अवेयरनेस एथिकल बिहेवियर में कन्वर्ट होती है। ये भी एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, इसके साथ में हम जो बात करेंगे वो क्या है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस में। तो एक सिविल सर्वेंट जिसमें हाई ईआई होगा वो पावर सीकिंग से क्या करेगा, मूव करके पब्लिक गुड की ओर बढ़ेगा, वो वेलफेयर से एम्पावरमेंट करेगा, वो मैकेनिकल रूल फॉलोइंग से कंटेक्स्ट सेंसिटिव होगा, उसमें ह्यूमेन गवर्नेंस भी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये तो हमने देखा कि हम बॉडी में क्या लिखेंगे। इसके साथ में अगर इम्पैथी के ऊपर क्वेश्चन आता है तब हमें एक डायग्राम भी बना देना चाहिए। इस तरीके से हेक्सागोनल हम बना सकते हैं इम्पैथी में एक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में। तो इम्पैथी का जो फ्रेमवर्क होगा उसमें आप देखो इसी से हम बना लेंगे, इम्पैथिक से ही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इम्पैथी में, ए लिख देंगे यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग। इम्पैथी का ए और आई अलग से निकाल लो, उसको ऐसे लिख दो, और फिर यहाँ पे ई एम पी एच ऐसे करके हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा एक्टिव लिसनिंग, आई से क्या हो जाएगा इमेजिनेशन, ई से हो जाएगा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एम से हो जाएगा ओपन माइंडेडनेस, पी से हो जाएगा पर्सपेक्टिव टेकिंग, एच से क्या हो जाएगा आपका ह्यूमेन हो जाएगा, सी से कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस। देखो यहाँ पे वो डायग्राम मैंने बनाया भी है। ठीक है, ठीक है, वो डायग्राम जो है आप उसको सोच के बना सकते हो, और मैं डायग्राम दिखाता हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इम्पैथी के ऊपर कुछ आता है तो हम इस तरीके से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि इम्पैथी प्लस एक्शन इज इक्वल टू कंपैशन। अगर कंपैशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या दिखाएंगे कि भाई कंपैशन के लिए इम्पैथी तो होनी ही चाहिए, और इम्पैथी इन एक्शन इज कंपैशन। एक डायग्राम ये भी बन सकता है कि जब इम्पैथी और जो एक्शन है उसका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो हमें कंपैशन देखने को मिलता है। इसी के साथ में कंपैशन के लिए हम क्या बना सकते हैं, सबसे पहले पिटी है। पिटी का मतलब होता है दया भाव। सिंपैथी का मतलब है सहानुभूति, है ना, कि किसी दूसरे को देखा और उसके दुख को देख के हमें हल्का सा दुख हुआ। इम्पैथी का क्या मतलब होता है, पुटिंग योर सेल्फ इन
हिज और हर शूज़, और उसके ऊपर आता है कंपैशन। तो ये बेसिकली डिग्री है कि जो पिटी है वो सबसे लोअर डिग्री है, और जैसे जैसे डिग्री बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम पिटी से सिंपैथी, सिंपैथी से इम्पैथी और इम्पैथी से कंपैशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग और इंगेजमेंट बढ़ेगी। तो इम्पैथी क्या होता है? आई फील योर पेन। कंपैशन क्या होता है? आई वॉन्ट टू रिलीव योर पेन। तो इम्पैथी क्या है? समानुभूति, और कंपैशन क्या होता है? करुणा। ठीक है, इम्पैथी में क्या है कि आपने दूसरे के पेन को फील कर लिया, लेकिन कंपैशन में आप दूसरे के पेन को खत्म भी करने का प्रयास करते हो एक्टिवली। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इम्पैथी एंड कंपैशन। इसके साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती है तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जैसे कि प्रोफेशनल ड्यूटी में और पर्सनल ड्यूटी में, तो ये डायग्राम बनाया जा सकता है। इसके साथ में अगर हम देखें तो एक डैनियल गोलमैन है, ठीक है, उन्होंने वर्क प्लेस सक्सेस के लिए बोला है कि 20% आपको IQ चाहिए और 80% आपको EQ चाहिए। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं कहीं पे आप ये डायग्राम्स जो हैं उनको बना सकते हो। हाइट ऑफ सक्सेस भी आप देख सकते हो, एक होता है IQ, एक होता है EQ, और तीसरे नंबर पे आता है स्पिरिचुअल कोशेंट। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। अब अगर हम देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हम कुछ कुछ जो कीवर्ड्स यूज़ करेंगे वो हो सकते हैं स्थित प्रज्ञ, ये मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो इतना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट हो कि हर सिचुएशन में एक जैसा रहे। अगर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं समस्या आप आन पड़ी है तो भी वो शांत रहेगा, और बहुत ज़्यादा कोई खुशी की बात होगी तो भी वो बहुत ज़्यादा अपनी खुशी को एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा और वो एक जैसे इमोशंस को रखने का प्रयास करेगा हर सिचुएशन में। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस नोअर डूअर स्प्लिट को घटाती है, ट्रांसलेट करती है एथिकल अवेयरनेस को एथिकल बिहेवियर में, ये हमने देखी लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ में एक डायग्राम और है, इसको आप देख सकते हो। इस डायग्राम को हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, एथिकल गवर्नेंस में, इमोशनल इंटेलिजेंस में, इम्पैथी में, कंपैशन में, स्पिरिट ऑफ सर्विस में, UPSC इवन UPPSC के ऊपर क्वेश्चन आता है तो भी, जैसे प्रोसीजरल फेयरनेस होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं एम्पैथी के कारण, ये सारी चीज़ें विकसित हो सकती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण। लेकिन हालांकि क्योंकि हमने उसमें सी फ्रेंड्स लगा ही दिया है, तो अगर हम उसमें इसको ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे बाकी चीज़ों में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन में, उसमें भी ये डायग्राम यूज़ हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है एथिक्स में, इवन उसमें भी हम क्या कहते हैं जो सी फ्रेंड्स टेम्पलेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से ही इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए भी कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि मैं हल्का सा नाम लिख देता हूँ बस, वो है स्मार्ट फ्लेयर। ठीक है, तो इस स्मार्ट फ्लेयर एज अ टेम्पलेट को हम यूज़ करेंगे कई जगह। ठीक है, और उससे भी पॉइंट्स को जनरेट करेंगे, और उन पॉइंट्स को जनरेट करने में भी हम बेसिकली जो एग्जाम्पल्स लिखेंगे वो यही वाले लिखेंगे जो हमने सी फ्रेंड्स में सीख लिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।